स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का सितंबर मंथ का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें आपने देखा है, क्या पूछा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व के राह में कौन कौन से व्यवधान हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा या सीमा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में तीन अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे हैं। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। यहाँ शासन के तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपने प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संधि का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। जो भी हो, अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इस देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकें। हमारे विचार में अमेरिका के वर्चस्व पर दूसरा व्यवधान ही सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका के नागरिक संपन्न और सुशिक्षित हैं। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति, सरकार, राजनीतिक दल को अनुमति नहीं देंगे कि वह अपने वर्चस्व के लिए सारी मानव जाति को तीसरे महायुद्ध की आग में झोंक दे या अपनी मनमानी के द्वारा आतंकवादियों के निशाने पर अस्थायी बिंदु बना दे, अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष, ईर्ष्या, शत्रुता अमेरिका के लिए अंदर अंदर ही पनपती रहे। अमेरिका के लोग अंततः स्वतंत्र जीवन सभी के लिए चाहेंगे। जनमत की अवहेलना कोई भी लोकतांत्रिक नेता, सरकार या राजनीतिक दल नहीं कर सकता। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर वहाँ की लोकमत अंकुश रखता है और भविष्य में भी रखेगा। वही कारगर भूमिका निभाएगा। जहाँ तक नाटो का सवाल है, उसके सदस्य, विचारधारा, वित्तीय साधनों, सैन्य शक्ति और यहाँ तक कि धार्मिक और जातिगत संबंधों से भी अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। उनमें भी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को छोड़कर प्रायः सभी सदस्य अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगाने की शायद ही सोच सकें। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला क्यों हुआ। इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध 11 सितंबर 2001 को विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। इस विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण स्थानों तक ले गए। 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान अमेरिका रक्षा विभाग मुख्यालय पेंटागन से टकराया और चौथा विमान, जो अमेरिकी कांग्रेस की इमारत से टकराना था, वह एक खेत में गिर गया। इस हाल को 9/11 कहा जाता है और 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने की तारीख को पहले लिखने का चलन है, इसलिए 11/9/2001 की घटना को 9/11 कहा जाता है। इस हमले में 3000 व्यक्ति मारे गए
यह अमेरिका पर हमले का पहला दिल दहलाने वाला अनुभव था। इस घटना के तुरंत बाद पूर्व राष्ट्रपति एच.डब्ल्यू. बुश के पुत्र राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान चला दिया। इस अभियान का निशाना अल-कायदा और तालिबान शासन थे। तालिबान शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, परंतु तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियों की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनके सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतनामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है, न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व तक को बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका को खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह पता चला था कि 9/11 घटना के लिए ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन उत्तरदायी है तथा इस संगठन का गढ़ अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर चरमपंथी इस्लामिक राज्य की स्थापना की। तालिबान शासन काल में ही ओसामा बिन लादेन ने के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा का गठन हुआ, जो विश्व के विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता था। 9/11 घटना के प्रति उत्तर में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेनाओं ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में सैनिक कार्यवाही आरंभ की, जिसमें अल-कायदा के सैनिक ठिकानों का निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना की भीषण बमबारी के चलते दिसंबर 2001 के तीसरे सप्ताह तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भी पतन हो गया। तालिबान के पतन के बाद से अल-कायदा आतंकवादियों ने विभिन्न देशों के अतिरिक्त अफगानिस्तान सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्रों में शरण प्राप्त कर ली। अमेरिका ने इन आतंकवादियों के सफाई के लिए पायलट रहित विमान ड्रोन से हमले किए। ओसामा बिन लादेन, जो पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर छुपा था, अमेरिका ने विशेष सैनिक कार्रवाई द्वारा मई 2021 में मार दिया। इसके बाद आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि श्रीलंका के तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखिए। श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल हैं, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंहलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू कर दिए, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। श्रीलंका सरकार ने सिंहलियों के लिए नौकरियां तथा शिक्षण संस्थाओं आदि में सुविधा की व्यवस्था की, जबकि तमिलों को इससे वंचित रखा। सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिलों को संगठित किया। 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर्स नामक संगठन बनाया। इस संगठन ने हिंसात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी और सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं की जाने लगी। भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ किए गए। मई 2009 में श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने सैनिक कार्यवाही में लिटे के प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने की घोषणा की। इससे श्रीलंका में 2 दशक से चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त होने की आशा जगी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे कुछ समान समस्याएं दी गई हैं। दक्षिण के कुछ सदस्य छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट देकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के द्वारा उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। दूसरी ओर भारत सोचता है कि साफ्टा के क्षेत्र से हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। दक्षिण के सदस्य
देशों में आपसी मतभेद बहुत अधिक है। कहीं सीमा विवाद तो कहीं के पानी के बंटवारे को लेकर आपसी मनमुटाव बना रहता है। भारत पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद से परेशान है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत से दुश्मनी रखता है। इन सब कारणों से सदस्य देशों के हाथ अवश्य मिलते, लेकिन दिल नहीं मिलते। दक्षेश को अपेक्षित सफलता न मिलने के यही कारण हैं। दक्षिण एशिया में सभी देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्वर में नहीं बोल पाते। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और पाकिस्तान के विचार सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं, बल्कि भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बीच भी अनेक मुद्दों पर विवाद बने हुए हैं। जैसे जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास के मतभेद बने हुए हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasisupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।